गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का बादल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी 22 फरवरी 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं मित्रों। तो मित्रों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और 2025 में जो भी सीटेट होने वाला है इसके लिए मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं और प्रीवियस ईयर का तैयारी बेहतर हो जाए आपका, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम आगे प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, हिंदी पेडागोजी देख रहे हैं 22 फरवरी 2015। 91 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? पहला ऑप्शन है अनुवाद विधि, दूसरा ऑप्शन है द्विभाषी विधि, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष विधि। आज हम लोग कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं ट्रायल, आप देखिएगा कि कितना ये हेल्पफुल आपके लिए है। प्रत्यक्ष विधि है। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैं दूसरी भाषा को सीखते समय मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। यह विधि लक्ष्य भाषा अर्थात टारगेट लैंग्वेज को सीधे सिखाने पर बल देती है, जिससे भाषा की स्वाभाविक समझ विकसित होती है। इसमें अनुभववाद से परहेज किया जाता है और संबंधों और शब्दों का अर्थ चित्रों, संकेतों या संदर्भों से स्पष्ट किया जाता है। डायरेक्ट मेथड अर्थात यह कहना चाह रहा है कि हम बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं चित्रों के माध्यम से और किसी भी चीज़ को संदर्भ में जोड़ के जो पढ़ाते हैं वही चीज़ है। जो भी ऑप्शन राइट होगा, जिस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे साथियों। इससे आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ नया आप लोगों के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए अगला 92 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तीसरा ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, चौथा ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। चलिए इसका डिस्कशन क्या है। भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे संवादात्मक, रचनात्मक और सक्रिय वातावरण प्रदान करते हैं। कहते हैं ना, जब भी बच्चे को फील्ड में ले जाते हैं, बच्चा जो है सक्रिय रहता है, संवाद एक दूसरे से बात करता है, रचनात्मक क्रिएटिव माइंड रखता है, कुछ अलग करने का उसके पास सोच रहता है, सक्रिय रहता यानी कि सतर्क रहता है और उसको वातावरण प्रदान करते हैं, सतर्क वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों की भाषा का प्रयोग बढ़ता है। यानी कि जब देखते हैं आपस में खेलता है बच्चा ग्राउंड में, भाषा का प्रयोग बढ़ जाता है, यानी कि बोलता है वो, और उनका शब्द भंडार व अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है। खेलों के माध्यम से भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है, जिससे भाषा का विस्तार होता है। खेल के माध्यम से बच्चे के अंदर में भाषा का विस्तार हो रहा है, शब्द का भंडारण हो रहा है, इसका अर्थ यही कहना चाह रहा है। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे नकारात्मक उत्तर को खोजा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या, भाषा का विस्तार करना, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यहाँ पे इसका डिस्कशन है, पाठ के अंत में
पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और गतिविधियां इस उद्देश्य से नहीं बनाई जाती कि बच्चे केवल उत्तर याद कर ले। कहा जाता है ना, पाठ का जो है ना, जो भी अभ्यास बनाया जाता है उसका ये उद्देश्य नहीं रहता कि बच्चा हर चीज़ को रट ले केवल, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य है भाषा व्यवहारिक प्रयोग करवाना, सोचने और अभिव्यक्ति करने के क्षमता बढ़ाना, यानी कि उसमें सोचने का क्षमता बढ़ाना है, प्रयोग व्यवहार में अच्छाई आना चाहिए बच्चे में, और भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा के प्रति बच्चे का रुचि उत्पन्न हो, जिज्ञासा बढ़े। आगे है केवल याद करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जो भाषा अधिगम का उद्देश्य नहीं है। देखिए कहता है ना, केवल याद करना रटने की प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न संख्या है 94 नंबर। पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, पहला ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो, चौथा ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित हो। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यहाँ पे देखिए, इसका पाठ के अंत में दी जाने वाली गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने, सोचने, अभिव्यक्त करने और सीखने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दें। कह रहा है कि बच्चे को पाठ के अंत में गतिविधियां करने का मौका मिलना चाहिए, सक्रिय रहने का मौका मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, सोचने का अवसर देना है, अभिव्यक्त यानी कि कुछ भी बोलने करने का उसको मौका देना है, यानी कि वो जो जान रहा है उसको अभिव्यक्त करने का अवसर देना है, और अनुभव प्राप्त करे, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करे और उसे अवसर मिले। इससे उनकी रुचि बढ़ेगा, समझ और सृजनात्मकता विकसित होगी, समझ में, बौद्धिकता में उसको अर्थात समझ उसका बढ़ जाएगा, सृजनात्मकता उसका अच्छा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ठीक है, जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बहुत सहायक होगा। यानी कि वो जो भाषा अधिगम कर रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा सहायक होगा, सहयोग मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 95 है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, चौथा ऑप्शन अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए, भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल विकसित करने के लिए जरूरी है कि बच्चे खुलकर अपनी बात कहें, चर्चा में भाग लें और शिक्षक धैर्यपूर्वक उन्हें सुने। केवल प्रश्न पूछना और उत्तर जानना एक सीमित प्रक्रिया है जो बच्चे की रचनात्मक और सहज अभिव्यक्ति को नहीं बढ़ावा देती, इसलिए यह मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा गया कि बच्चा जो है ना, कि शिक्षण मौखिक में उसको अवसर दिया जाना चाहिए, केवल जो है ना ये मुद्दा नहीं होना चाहिए बच्चे को केवल प्रश्न पूछ लिए उत्तर दे दिए, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, विकसित होना चाहिए बच्चे के अंदर, उसका जो है ना, जैसे जो बच्चे रचनात्मक और सहज अभिव्यक्ति नहीं बढ़ावा देती है, इसलिए मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 96 है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। पहला ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन होता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का आंशिक रूप से व्याघात होता है, विशेष रूप से तब जब लक्षित भाषा की संरचना, उच्चारण या व्याकरण मातृभाषा से भिन्न होती है। हालांकि कई बार मातृभाषा सहायक भी होती है, जैसे समान शब्दावली या भावों की समझ में, इसलिए यह कहना उचित है कि व्याघात पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से होता है।
अगला प्रश्न संख्या 97 है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण में संचार प्रमुख कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभोपली बोला जाता है ना, 4 कौशल होते हैं बच्चे के अंदर, 4 कौशल का डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। ये कौशल एक नियम क्रम विकसित होते हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और अंत में लिखना। यह क्रम प्राकृतिक भाषा अधिगम प्रक्रिया को दर्शाता है, जैसा कि बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते समय अपनाते हैं। बच्चे में ये जो 4 कौशल का डेवलपमेंट होता है उसी के बारे में डिस्कशन दिया गया है साथियों। आगे चलिए देखते हैं 98 प्रश्न क्या कह रहा है। 98 नंबर, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा ऑप्शन है, त्रुटियां अस्थायी होती है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। चौथा ऑप्शन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। देखिए क्या करें, यह कथन सत्य नहीं है, गलत कथन है, क्योंकि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सामान्यतः अस्थायी होती है और समय वह सही मार्गदर्शन से सुधारी जा सकती है। सही समय और सही मार्गदर्शन से बच्चे की गलतियों को सुधारा जा सकता है। अन्य तीनों कथन सत्य है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, सही बात है। त्रुटियां जो सीखने से, जो बच्चा गलती कर रहा है उसको सीखने सिखाने का हिस्सा होता है। दूसरा है पॉइंट, यह संकेत देती है कि बच्चा किस स्तर पर और उसकी सोच किस दिशा में जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 99 है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? पहला ऑप्शन है, कठिन शब्दों का श्रुतिलेख। दूसरा ऑप्शन है, लिखित प्रश्न पत्र। तीसरा ऑप्शन है, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, कह रहा है सतत और व्यापक आकलन CCE का उद्देश्य केवल रटकर याद किए गए तथ्यों का मूल्यांकन नहीं, बल्कि बच्चे की व्यवहारिक भाषा प्रयोग की क्षमता, समझ और सृजनात्मकता का आकलन करना। जब बच्चा विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करता है, तभी उसके भाषा अधिगम का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। बच्चा का कार्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसका दिया है CC कंटिन्यूअस इवोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे सतत मतलब लगातार प्रयास करना है उसका मूल्यांकन के लिए, उसको सृजनात्मकता आता है, लगातार प्रयास करना। भिन्न संदर्भ, अलग अलग संदर्भों के जरिए प्रभावी ढंग से भाषा प्रयोग करता है, तभी उसके भाषा अधिगम का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। अगला प्रश्न संख्या 100 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है, आतंकवाद पर आधारित निबंध। दूसरा ऑप्शन है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक। चौथा ऑप्शन है, औपचारिक पत्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। जो बच्चा से रिलेटेड कहानी, कविता, संवाद हो, उससे ज़्यादा उसको समझ में आए, उससे वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके, जुड़ सके, उसको रुचि उत्पन्न हो सके बच्चे में,
उससे रिलेटेड देखिए डिस्कशन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए ऐसी सामग्री का चयन किया जाता है कि जो उसकी रुचि के अनुकूल, उम्र के अनुसार सरल और संवादात्मक हो। बाल साहित्य की संवादात्मक कहानियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उनकी समझ, भावना व भाषा कौशल को उजागर करती है, जिससे उनकी पठन क्षमता का वास्तविक आकलन संभव होता है। वही बात है, छोटा बच्चा को उससे रिलेटेड करना है, छोटा छोटा कहानी, कविता, जिससे कि उसमें एक अलग तरह का रचनात्मक, संवादात्मक कहानी सुनने का रुचि बढ़े, उसमें कुछ नया सोच सके, उसके भावनाओं में डेवलपमेंट हो सके, विकसित हो सके, यही चीज़ है। आगे देखिए 101 प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, चौथा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। कहता है ना, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, जो कि निगेटिव, परिपक्वता लाना, रटना, याद करवाना, निगेटिव आंसर आ जाता है। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है, निगेटिव आंसर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे यही निगेटिव है, तीसरा नंबर ऑप्शन निगेटिव है और ये सही है। चलिए देखते हैं, प्रथम और द्वितीय कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य रचनात्मक, आनंद और अभिव्यक्ति के विकास पर होता है, न कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाने पर। इस स्तर पर लेखन कौशल अभी प्रारंभिक होता है, इसलिए परिपक्वता की अपेक्षा करना उचित नहीं है। परिपक्वता मतलब पूरा वो कन्फर्म सीख जाए, वो तो निगेटिव आंसर हो जाएगा ना। परिपक्वता नहीं, वो तो अभी मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, सुधार करेगा और धीरे धीरे वो सीखेगा। रचनात्मक है, छोटा बच्चा है तो वो सीख रहा है, त्रुटि कर रहा है, उसको आनंद भी आना चाहिए, अभिव्यक्ति वो प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न है 102, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, पहला ऑप्शन है सरल होती है, दूसरा ऑप्शन बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, तीसरा ऑप्शन बच्चे की भाषाई पूंजी है, चौथा ऑप्शन मानक स्वरूप लिए होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की भाषाई पूंजी है। देखिए, घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा बच्चे की पहली सीख होती है और वही उसकी भाषाई पूंजी, लिंग्विस्टिक कैपिटल भाषाई मानी जाती है। यह भाषा उसकी सोच, समझ और भावों की अभिव्यक्ति का आधार होती है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, ताकि बच्चा सहज रूप से सीख सके और नई भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव बना सके। घर की भाषा, मातृभाषा से रिलेट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर उस चीज़ में समझता है। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, उसका वही मेन पूंजी होता है बचपन का, उससे रिलेट करके पढ़ाइएगा जब भी आप एज ए टीचर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न संख्या 103 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रश्न करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, चौथा ऑप्शन है कापियाँ भरवाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। जब भी बच्चे को हम गृह कार्य अर्थात होमवर्क दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है वह देख रहे हैं कि बच्चों के कक्षा में सीखी गई बातों का पुनरावर्तन करें, उन्हें नए संदर्भों में लागू करें और स्वतंत्र अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को और अधिक विकसित करें। इसका लक्ष्य सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध और विस्तारित करना होता है। अर्थात जो भी हम बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं, हम जो कक्षा में पढ़ाएं, उसको सिखाएं, वो किस तरह से सोच के अपने अंदर विकसित करता है, अलग संदर्भों में जोड़कर उसको पूरा करता है गृह कार्य को, इस चीज़ को डेवलपमेंट करना है।
अगला प्रश्न संख्या 104 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का ज्ञात होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यहाँ पर देखिए भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो भाषा हम अर्जन करते हैं वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा है जो बच्चे अपने समाज संस्कृति की परिवेश के माध्यम से करते हैं, यह क्या कर रहा है, जो बच्चे संस्कृति समाज से परिवेश से जो सीख रहा है। अगला है वे भाषा को अपने आसपास के वातावरण लोगों से बातचीत और अनुभवों के जरिए अर्थ ग्रहण करते हैं। आसपास के लोगों से, अनुभव से, वातावरण से जो ग्रहण कर रहा है, न कि किसी औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया से। यह प्रयास रहित और सहज होता है, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा अर्जित करता है। ठीक है, आगे है 105 नंबर प्रश्न, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा ऑप्शन बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गतिविधि को तीव्र करता है। तीसरा ऑप्शन भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। चौथा ऑप्शन प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्ध भाषाई विकास में सहायक होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। यहाँ देखिए निगेटिव, इस चीज़ का हर वक्त ध्यान रखिए, निगेटिव ऑप्शन खोजा जा रहा था, निगेटिव इसलिए 1 नंबर है। इसके बारे में देखिए, यह कथन सही नहीं है क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष व्यक्ति विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक अनुभवों और भाषा संपर्क के आधार पर विभिन्न गति से भाषा विकसित करता है। इसलिए भाषा विकास न तो सभी के लिए एक जैसा होता है और न ही व्यक्ति से निरपेक्ष। बाकी सभी विकल्प भाषा विकास की वास्तविक प्रकृति को सही रूप में दर्शाते हैं। साथियों, हमारा यह इतना सुंदर प्रयास आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट के जरिए बताएं और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। इस तरह का वीडियो हम लगातार आपके बीच लाते रहें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और 2025 में जो सीटेट होने जा रहा है, इसके लिए हम लगातार आपको प्रीवियस ईयर का वीडियो अर्थात क्लास करवा रहे हैं। आप हमसे लगातार कंटिन्यू जुड़े रहें और 2025 में आपको सीटेट उत्तीर्ण होना है। धन्यवाद।